आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ दुनिया भर की सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज पर बेस्ड खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारी आज की पेशकश में बात इंडियन ग्रोइंग फूड इंडस्ट्री एंड वर्ल्ड फूड ट्रेड की। जी हाँ, कोरोना अफेक्टेड इस वर्ल्ड सिनेरियो में भी इंडियन एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमिक की ग्रोथ की मशाल जलाए रखने में सबसे आगे है और ये मुमकिन हुआ है हार्ड डिसीजन विद स्ट्रॉन्ग विल की कवायद के कारण। कल तक हम खाने के अनाज और दूध जैसे जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उनके लिए हम दूसरे ही देशों पर निर्भर रहते थे, वहीं से हम इंपोर्ट करते थे। और आज की अगर हम सिचुएशन देखते हैं तो आज हम खाने का अनाज और दूध एक्सपोर्ट करने का जो पोटेंशियल है उसको रखते हैं। ये सब मुमकिन हुआ है पिछले 6 बरस की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की वजह से, और ये लीडरशिप है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। और खुशी की बात यह है कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे 17 सितंबर को है, जिसे पूरा देश सेवा दिवस और पूरे हफ्ते को सेवा सप्ताह के तौर पर मना भी रहा है। ऐसा इसलिए कि 17 सितंबर एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे है जिन्होंने 6 साल के अपने सक्सेसफुल टेन्योर में जो कहा है वो किया भी है। अब जानने वाली बात यह है कि हर तरह के चैलेंजेस के होते हुए भी आज हम अपने फार्मिंग सेक्टर में मजबूती कैसे हासिल कर रहे हैं और वर्ल्ड फूड मार्केट में हम कैसे इमर्ज कर रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान मौजूद हैं। जाने माने इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अमिताभ कुंडू हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और साथ ही साथ पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एसपी शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू। और हम शुरुआत करते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं कि दरअसल अगर हम इमर्ज कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी, जो हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो उसमें पहला सवाल मैं डॉक्टर एसपी शर्मा आपसे जानना चाहूँगी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का सिर्फ हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं समझना चाहते आपसे, क्योंकि प्रोसेस्ड जब फूड हो जाता है तो उसकी वैल्यू, उसकी लाइफ, उसका सब कुछ बढ़ जाता है। तो वैसे में हम इंटरनेशनल मार्केट को केटर करना और हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना, ये जो स्कीम्स हैं इस तरह की, ये कितना उसको वैल्यू एडिशन करता है, कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, आपके सवाल में आपका जवाब भी छुपा हुआ है। आपने जैसे बताया कि हमारी जो वैल्यू है वो उस वजह से भी नहीं बढ़ पाती है क्योंकि हम प्रोसेस्ड फूड में बहुत कम है। हम उसको बिना प्रोसेसिंग के ही एक्सपोर्ट करते हैं। रॉ फूड को हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें कि आपका व्हीट एंड राइस है ज़्यादातर मेजरली। तो उसमें उसकी वजह से जो वैल्यू एडिशन है वो नहीं हो पाता है, जो उसकी टोटल ओवरऑल वैल्यू है वो नहीं बढ़ पाती है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन होता है वो बहुत कम हो गया है। पीछे के काफ़ी वर्षों में देखा गया था कि जो लगभग 18-20% होता था टोटल ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का, वो कम होकर 10% के आसपास आ गया। मतलब कि इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम हो गई थी। ओके। और अभी जैसे सरकार ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स अनाउंस की हैं, अब आपने देखा होगा कि पीछे जैसे कोविड शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने जो एनिमल हस्बेंड्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एक घोषित किया 15,000 करोड़ रुपए का। वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और उससे आने वाले टाइम में हमारा ये सेक्टर और भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, नॉट ओनली इन द इंडियन ग्रोथ स्टोरी बट ऑल्सो विल पार्टिसिपेट इन द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। वहाँ पे भी हम सपोर्ट कर पाएंगे ग्लोबल इकोनॉमी को भी। और उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने एक 50,000 करोड़ का जो ये कृषि सिंचाई योजना जो है उसके लिए सरकार ने घोषित किया 50,000 करोड़ रुपए का एक सपोर्ट है, जहाँ पे हम जो सिंचाई के जो संसाधन हैं उनको प्रफुल्लित करना चाहते हैं। तो ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी है, जो पहले डिसलिरेटेड ट्रैजेक्टरी में थी, जो 10% के आसपास जो हमारा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आ गया था, वापस उसमें इस तरीके की जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं जो सरकार ने सीधे तौर से अपनी तरफ से अनाउंस किए हैं, तो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को भी अट्रैक्ट करेंगी। क्योंकि जब इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट्स होंगी, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा, तो जब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकेज बनेगा, जब गांव को मंडी से जोड़ दिया जाएगा, जो सड़कों का विकास हो जाएगा और जो ये एनिमल हस्बेंड्री जैसे जो सेक्टर्स हैं और जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनको एक संसाधन मिलेंगे, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी इस सेक्टर का फ़ायदा लेने के लिए इस सेक्टर में से जुड़ेंगे। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर
को भी अपने जो मार्जिन्स हैं वो चाहिए। अभी क्योंकि इस सेक्टर में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था पीछे, तो ज़्यादातर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही थी। अब जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट्स को भी अट्रैक्ट करेंगी और प्राइवेट सेक्टर भी सामने आएगा इसकी सप्लाई चेन से जुड़ने के लिए। और तीसरी चीज़ जो आपने बोली कि हम इंटरनेशनल मार्केट में कैसे इसका एडवांटेज ले सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में एडवांटेज लेने के लिए हमें अपनी जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ग्लोबल वैल्यू चेन्स तभी स्ट्रॉन्ग होंगी जब इसमें इन्वेस्टमेंट्स होंगी, और इन्वेस्टमेंट्स को जैसे मैंने बताया कि पहले गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, हमारी जो अपनी डोमेस्टिक वैल्यू चेन है वो स्ट्रांग हो रही है। किसानों को लिबरलाइज कर दिया गया है, अभी वो इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट अपनी जो खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। ट्रेडर्स के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे उनको एक क्वालिटी और क्वांटिटी और जो प्राइस है वो बेटर मिलेगा, वहां से जाके वो खरीदारी करेगा, किसान भी वहां पे जाके बेचेगा। तो ये जो लिबरलाइज जो हमारा एक मॉडल था 1991 का, जिसमें इंडस्ट्री को लिबरलाइज किया गया था, शायद हम कृषि क्षेत्र को वहां पे भूल गए थे अनफॉर्चुनेटली, जिस वजह से इसका जो पार्टिसिपेशन था, इसका जो ग्रोथ था वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। जो किसानों को लाभ होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अभी इस क्षेत्र के लिए जो ये लिबरलाइज्ड रजीम चला है, जो अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो अभियान चलाया है कि किसानों की आमदन डबल करके ही रहेंगे 2022 तक, तो ये बहुत सराहनीय है। और उसके अनुसार ही बहुत सारी रिफॉर्म्स हो रही हैं, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो हम लिबरलाइज्ड एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, इससे मैं समझता हूँ कि इस सेक्टर में और जो ग्रोथ आएगी और ज़्यादातर लोगों के लिए आकर्षक बनेगा। जैसे पहले इस सेक्टर से लोग भागना चाहते थे, राइट। कोई भी किसी को पूछो कि वो किसान बताना नहीं कि नहीं ये सेक्टर तो इम्पैक्टेड है, इसमें ग्रोथ नहीं है। तो अब वो गर्व के साथ कहेंगे कि मैं एक किसान हूँ। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, ये प्राइड जोड़ना, जबकि हमारा बेस है, हम तो 70% हुआ करते थे, उससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर ही करती थी, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वेस्टर्नाइज भी होती गई चीज़ें, और अर्बन रूरल का जो डिफरेंस है जिसका जिक्र आपने भी किया वो भी ज़्यादा होता गया। लेकिन बावजूद उसके भी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि ये हमारा मोटिव है और ये हम एक तरह से डेडलाइन लेकर चल रहे हैं कि 2022 आते आते हम अपने किसानों की आय दोगुनी करेंगे, ये चैलेंजिंग भी है, लेकिन नेसेसिटी और नीड ऑफ आवर और फार्मर्स की अगर हमको उनकी ग्रोथ देखनी है तो उसके लिए उतना ही ज़रूरी भी है। इसमें आप चैलेंज ज़्यादा देखते हैं या आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? 2022 बड़ा इम्पॉर्टेंट है फार्मर्स के लिए। रमेश चंद जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के जो चेयरमैन थे, अभी नीति आयोग में हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा नीटली कैलकुलेट करके दिखाया ये बिल्कुल संभव है। और सिर्फ मतलब फार्मिंग से ही नहीं, ये जो फूड इंडस्ट्री है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कि गांव के लोगों को और जगह भी नौकरी मिलनी, मतलब पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन में। और हम देखते हैं कि जो PLFS का जो आंकड़ा आया NSS से, लगता है कि ये वेजेस हैं आउटसाइड फार्मिंग वो इफेक्ट हुई है। तो मुझे लगता है ये एक चैलेंज है। 2022 तक ये निश्चित रूप से संभव है, लेकिन इसके लिए हमें इस वैल्यू चेन को मजबूत बनाने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की जरूरत है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। नॉर्थ ईस्ट एक लैंडलॉक्ड एरिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये चाहते थे कि वहाँ के जो फार्मर्स हैं, वहाँ के जो हॉर्टिकल्चर में हैं या दूसरे एलाइड एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो हैं, उनको मदद की जाए, उनकी ज़मीन ना ली जाए, लेकिन उनको बताया जाए कि ग्लोबल मार्केट में, सी मार्केट में ये चीज़ें बिक सकती है। जिंजर का पेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोड्यूस हो सकती हैं। उनका सीड जो है वो वहाँ से आएगा। उनको किस तरह से ग्रो करना है, उसको कैसे प्रोसेस करना है, उसके बाद में मार्केटिंग वो खरीद लेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट होगा 5 साल के लिए कि फार्मर से जमीन नहीं लिया जाएगा, सब कुछ उन्हीं का रहेगा, लेकिन उनको सीड से लेकर टोटल प्रोडक्शन तो पूरा प्रोसेसिंग उनके जिम्मेदारी होगी। तो मैं उसमें चूंकि एडवाइजर रोल कर रहा था, तो सबने कहा ठीक है, अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि सारा नेशनल मार्केट और ग्लोबल मार्केट के लिए नॉर्थ ईस्ट खरीद लेंगे, इनकम जनरेशन होगा। लेकिन एक सवाल जो रेज किया गया वहाँ के 2-3 चीफ मिनिस्टर्स ने, वो ये है कि मान लीजिए ग्लोबल मार्केट अचानक कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि पैशन फ्रूट है जो नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है या जिंजर पेस्ट आ रहा है, तब क्या होगा? ये फार्मर्स जो है वो तो दूसरे प्रोडक्शन सिस्टम में शिफ्ट कर चुके हैं, उनके लिए तो ग्लोबल मार्केट की अनसर्टेनिटी आ सकती है।
तब एडीबी के लोगों ने और ग्लोबल जो कॉरपोरेट मल्टीनेशनल्स हैं वो कह रहे हैं भाई सोशल सिक्योरिटी जो है वो देश को देना पड़ेगा, ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन नहीं दे सकते। मुझे लगता है इसीलिए जो शर्मा जी आप कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग कि हम ग्लोबल मार्केट का फायदा लेंगे, लेकिन बेसिक जो बुनियादी सोशल सिक्योरिटी है वो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिला के, तभी ये संभव है। और इसके लिए तो शायद हमारी गवर्नमेंट रेडी भी है, क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमिक पैकेजेस का ऐलान किया जाता है और हर वो कोशिश की जाना सरकार की तरफ से कि हम अपनी फार्मिंग और फार्मर्स दोनों को ही न सिर्फ स्ट्रेंथन करें, बल्कि क्योंकि कि वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है हमारी ओवरऑल एक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। उसमें चाहे हम ई नाम जिस तरीके से मंडियों की शुरुआत की गई, जिसका आपने भी जिक्र किया कि हमारा एक प्रोडक्ट है, हम उसको यहाँ नहीं और हम जहाँ चाहें उसको बेच सकते हैं, लेकिन इज़ इट फिजिबल? और अभी उसमें भी चैलेंजेस हैं, क्योंकि देखिए मोटिव तो वही है, सरकार की कोशिश नियत बिल्कुल साफ गोई के साथ वही है कि हमको स्ट्रेंथन करना है उस सेक्टर को, लेकिन साथ ही साथ जो चैलेंजेस है उनसे कैसे पार पा रही है गवर्नमेंट फिर? देखिए अभी प्रोफेसर कुंडू ने एक बहुत अच्छी बात कही, स्टेट्स का नाम लिया इन्होंने। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है मेजरली, राइट। तो स्टेट्स को सामने आना पड़ेगा, स्टेट्स को अपने भरपूर प्रयास करने पड़ेंगे कि वो किसानों को जो पॉलिसी इन्वायरमेंट है उससे अच्छे से अवगत कराएं। कई बार पॉलिसी मिस इंटरप्रिटेशन होती है, पॉलिसी कुछ और होती है, उसका मिस इंटरप्रेट करके उसको किसी और तरीके से लेके उसके ऊपर कई बार हाहाकार होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पॉलिसीज़ हैं जो अभी अनाउंस हुई हैं, जो कोविड टाइम में अनाउंस हुई हैं, ये पूरी विन विन सिचुएशन है फार्मर्स के लिए। ये फार्मर्स को बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। भले ही ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा टाइम लगता है, एक जब चेंज आती है तो चैलेंज भी आता है, लेकिन ये पॉलिसीज जो हैं किसानों के लिए उनकी आय को डबल करने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगी आने वाले टाइम में। इनका जो पूरा जब इम्प्लीमेंटेशन, जब वो खुद इस चीज़ से गुजरेंगे, जब अपना जो प्रोडक्शन है उसको एक फ़ायदेमंद और उस तरीके से वो बेचना शुरू करेंगे, जब उनको लिबरलाइज्ड एनवायरनमेंट मिलेगा, जब वो देखेंगे कि ये प्राइस मेरे को दूसरे जगह पे जाके बेटर मिल रहा है और वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ रहा है उसको निकाल के भी मैं बेनिफिट में हूँ, तब उनको पूरे अच्छे से ये सब पॉलिसीज़ का जो अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से जो सरकार की नीयत है वो अच्छी है, वो हमें सपोर्ट करने के लिए है और हमारी इनकम को बढ़ाने के लिए है। और दूसरा जो आपने सवाल कहा कि किस तरीके से ये सब कुछ हो पाएगा, किस तरीके से जो स्टेट्स हैं या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो किसानों के लिए फ़ायदेमंद होंगी। सबसे बड़ा इसका अवेयरनेस जो है वो एक मेजर चैलेंज है कि किसानों के पास उनको अवेयर कैसे किया जाए। ज़्यादातर जो पॉलिसीज़ हैं कई बार किसान उनसे अवगत नहीं होते हैं। जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसके बारे में मैंने खुद देखा है, मैंने खुद किसानों से बात की है, तो ज़्यादातर लोग उसके बारे में अवेयर नहीं थे, कई लोगों को उसका पता नहीं था। तो मैं काफ़ी मतलब चिंतित था कि पॉलिसीज़ जो हमारी हैं वो किसानों तक उनके पहुंचने का, उनका अवेयरनेस में कहाँ पे प्रॉब्लम रह जाती है। यहाँ पे स्टेट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। स्टेट्स को सामने आना चाहिए कि जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी अनाउंस होती है तो उसके ऊपर किसान ऐसे जो किसान मेलाज लगें, उनको बताएं कि ये पॉलिसी है आपके लिए, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, सब तहसील लेवल पे, विलेज लेवल पे इन पॉलिसीज़ का उस भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन हो जहाँ पे वो अच्छे से समझ पाएँ कि ये जो पॉलिसी है इसका किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना है और किस तरीके से उनके लिए बेनिफिशियल है। तो अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके लिए हमें कड़ी बनानी पड़ेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके, जो बड़े शहरों से लेके एक विलेज लेवल तक जाके एक चेन बनेगी कि जो एनवायरनमेंट है वो सबको समझ में आ रहा है और वो कितना फ़ायदेमंद है, उसका फ़ायदा कैसे लेना है, ये हर एक चीज़ उनको एक्सप्लेन की जा रही है। तब जाके जो हम पॉलिसी एनवायरनमेंट है उसको बता सकते हैं कि इसका जो फ़ायदा है आना शुरू हो गया है और जो सेक्टर है वो ग्रो करना शुरू कर दिया है। तो सबसे बड़ी बात है कि एक तो नीयत जो कि पॉलिसी से शुरू होती है कि हम उनको बेनिफिट करना चाहते हैं, और दूसरा उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो कि अवेयरनेस से आगे
सामने आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सरकार मजबूत करना चाह रही है और उनकी नीयत में नज़र आ रहा है किसानों को जिस तरीके से करना चाह रही है, और जिस तरीके से पॉलिसी की बात किया कि पॉलिसी होगी फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, जैसे मैंने ई नाम की मंडियों का जो डिजिटली कनेक्ट करते हैं उनका जिक्र किया, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाने की तो ज़रूरत है ही है। अलावा इसके क्या सरकार को या जो इस सेक्टर में जो लोग मौजूद हैं उनको कुछ और करने की ज़रूरत है? क्या ऐसा होना चाहिए कि एक जो चेन है वो एक पूरा सर्कल हो जाना चाहिए और उसी के बाद हम वो देखेंगे कि जो गवर्नमेंट चाहती है और जिस विजन के साथ चाहती है उसका हम रिजल्ट ओरिएंटेड भी उस तरीके से देख पाएंगे उसको? मेरा चीज़ आपने सही कहा कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, और ये इनाम की बात की उसमें रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो। 7-8 मिलियन ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ 2-3 लाख जो मार्केट्स हैं एग्रीकल्चरल मार्केट्स वो भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उसको 10 गुना करने की आवश्यकता है। लेकिन एक चीज़ मैं मीनाक्षी जी आपका और शर्मा जी का ध्यान लेकर जाना चाहूँगा कि अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की फ्यूचर की बात करें, अभी ग्रोथ रेट जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पिछले 8 साल में 16-17 तक अगर आप देखें तो काफ़ी हाई थी, उसके बाद थोड़ा सा कमी आया है, लेकिन अभी लगता है फिर ये पिकअप करने वाली है। 12% कृषि में अगर आप समझते हैं कि जो 60% लोगों को वहीं पर रखेंगी, सब पॉसिबल नहीं है। अगर आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अगर आप ये ना करें, डाइवर्सिफिकेशन ना करें, उनको अगर फूड प्रोसेसिंग में ना ले जाएं तो आप उनको डिसेंट इनकम नहीं दे सकते। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी डिपेंडेंस पूरी तरह जो है फॉरेन मार्केट पे ही ना हो। वो 60 बिलियन को 100 बिलियन भी कर लें, हमारे पास एक अर्बन मिडिल क्लास इमर्ज कर रहा है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन बहुत हाई है। अभिजीत बैनर्जी जो इंडियन इकोनॉमिस्ट है, जो ग्लोबली आज चर्चा के विषय हैं, उनका कहना है कि इंडियन मिडिल क्लास जो है इस वक्त हो सकता है 70-80 मिलियन लोग हों उसमें, लेकिन 550-600 मिलियन होने वाले हैं 2030 तक। उनकी एक मेजर डिमांड है रूरल अर्बन कनेक्ट को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि रूरल अर्बन इनइक्वालिटी बढ़ रही है। रूरल अर्बन प्राइसेस के बीच में फूड प्राइसेस इन द अर्बन एरियाज वेंट अप, वो 5% 2 महीने में बढ़ गया, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइसेस बढ़ा ही नहीं, 1% भी नहीं बढ़ा, क्योंकि गैप हो गया। तो मुझे लगता है ये फार्मर कोऑपरेटिव्स एंड फार्मर कंपनीज के जरिए अगर आप उनको डायरेक्ट एक्सेस देते हैं और फैसिलिटेट करते हैं उनको कि शहरों में जाके वो खुद डील कर सकें, और जो प्राइसेस जो उनको लेजिटिमेट है ड्यू, वो मिडिलमैन ना ले जाए। क्योंकि हमने सारे जो रिस्ट्रिक्शन जो लगाए कि आप मंडियों में ही बेचेंगे, उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो मिडिलमैन है वो एक्सप्लॉइट करते थे। गांव में जाके उनको कोई मनी लेंडर है, उसने कहा तुमको मुझे ही देना पड़ेगा, मैं तुम्हें उधार दिया हूं। उससे बचाने के लिए हमने ये किया था कि आपको मंडियों में ले जाना है, लेकिन उसकी वजह से हमने देखा कि सही प्राइसेस नहीं मिले। अब चूंकि आप ओपन अप कर रहे हैं, हमें ये कंट्रोल रखना पड़ेगा कि ये जो मनी लेंडर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो कहीं इंटरवीन ना करें। उनको सरकार को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जो पूरी वैल्यू जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा जो है वो फार्मर्स को मिले। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर ठीक से दुरुस्त हो पाई और कोऑपरेटिव ने उनकी जिम्मेदारी ली, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से फार्मर्स की आमदनी जो है डबल हो सकती है 2022 तक। और पिक्चर बहुत ही क्लियर और ब्लूमिंग नज़र आ रही है और ये बहुत अच्छा है। और इसमें सब चीज़ों में सर एक चीज़ जो है वो टेक्निक है, टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों का जो एक कॉम्बिनेशन है वो कितना ज़रूरी है। और वहाँ पे भी क्योंकि सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव लेती हुई हमको नज़र आई, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अगर किसी भी चीज़ को एनहेंस करना है तो उसमें आपको टेक्नोलॉजी को लेकर आना होगा, और वो टेक्नोलॉजी कितनी बेनिफिशियल है अभी फार्मर्स के लिए और ओवरऑल इस पूरे सेक्टर के लिए। देखिए, इसमें सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि इसमें ना डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट बहुत है, ऐसा जो जिसको हम बोलते हैं कि डिस्गाइज, जो ज़्यादा जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो छुपी हुई बेरोजगारी है, जो बाहर तो नहीं आ रही लेकिन लोग डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। जबकि ये सेक्टर बहुत अच्छे से परफॉर्म भी नहीं किया है। जैसे कि प्रोफेसर कुंडू साहब ने बताया कि 14-15% ही कंट्रीब्यूट करता है पूरे जीडीपी में, फिर भी इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस है क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। जो एम्प्लॉयमेंट है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रिएट नहीं हो रही है, एमएसएमईज में नहीं हो रही, सर्विसेज में नहीं हो रही, वहाँ पे भी सैचुरेशन है क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड नहीं है। डिमांड डिसलिरेट हुई है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। पहले यूएस चाइना ट्रेड वॉर था, अब कोविड है। अब इसको कैसे इस चीज़ को सुलझाया जाए?
सबसे पहले तो हमें एग्रीकल्चर इनकम जो बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं, उसी से ये सब ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जब एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ आएगी, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी, जब वो डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे, जब वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू करेंगे, तो मैन्युफैक्चरर्स भी अपने जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स हैं उनको एक्सपेंड करेंगे। दे विल क्रिएट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देन द पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर विल शिफ्ट टू द अदर सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, सर्विसेज सेक्टर, क्योंकि अब डिमांड हो गई है। नाउ पीपल आर बाइंग द गुड्स एंड सर्विसेज। लोग शिफ्ट हो रहे हैं। पहले क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि डिमांड नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से ग्रो अप नहीं कर रहा है, उसकी ग्रोथ रेट बहुत कम है। अभी जो रिफॉर्म्स हुई हैं उनका ये मंतव्य नहीं है कि लोगों को वहीं पे रखा जाए। ऑब्जेक्टिव ये है कि इस सेक्टर को प्रफुल्लित करके, डिमांड क्रिएट करके, जब डिमांड होगी तो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स की भी डिमांड बढ़ेगी, तब वो वहाँ पे फैक्ट्रीज में तभी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। अब जो आपने इनोवेशन की बात की और जो आपने टेक्नोलॉजी की बात की, उसके लिए हमें वॉल्यूम्स क्रिएट करने की जरूरत है। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से वॉल्यूम्स क्रिएट होंगे। हम वॉल्यूम्स क्यों नहीं क्रिएट कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पास जो इनोवेशन है और जो टेक्नोलॉजी है उसकी कई बार बहुत कमी रहती है। उस वजह से हमारे वॉल्यूम्स भी बहुत कम रहते हैं। जब हम वॉल्यूम्स क्रिएट करेंगे, जब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जब हम अपनी डिमांड को खुद प्रफुल्लित कर पाएंगे, जब खुद उसकी भरपाई कर पाएंगे विद द इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, तब जाके हम कहेंगे कि हमारा जो सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें एक जो प्रोडक्टिविटी है वो इंटरनेशनल लेवल पे हम उसको कम्पीट कर पा रहे हैं और उसकी बहुत ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो कि उतना बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जितनी कि दूसरी स्टेट्स कर रही हैं। कुछ स्टेट्स बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं, कुछ स्टेट्स विद द सेम एनवायरनमेंट उतना प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कई बार टेक्नोलॉजी की और इनोवेशन की कमी रहती है। तो हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस भी अडॉप्ट करनी होंगी। जैसे एक स्टेट की प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत अच्छी है किसी फसल में, तो दूसरी स्टेट भी उसको अडॉप्ट कर सकती है, वो भी अपनी प्रोडक्टिविटी उस लेवल तक इंक्रीज कर सकती है। तो स्टेट्स के जो आपस के जो ट्रांसपोर्ट जो कनेक्टिविटी है, जो उनके आपस में एक्सचेंजेस हैं आइडियाज़ के, वो और इंक्रीज होने चाहिए। उनकी जो एक दूसरे से जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो तेज होनी चाहिए। तभी जाके एक स्टेट ने जिसने बहुत अच्छा काम किया है, दूसरी स्टेट भी वैसी ही प्रोडक्टिविटी दे सकती है। एक स्टेट ने अगर कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है तो दूसरी स्टेट भी वही टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके वैसी ही प्रोडक्टिविटी देके अपनी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको प्रफुल्लित कर सकती है। इसीलिए शायद कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस जो हैं उनका भी हमको इस्तेमाल करना चाहिए और शायद इस दिशा में सरकार आगे बढ़ भी रही है, क्योंकि ये विजन है सरकार का और डे 1 से विजन है। और यहाँ तक कि जैसे ही शुरुआत हुई थी 2014 में इस गवर्नमेंट के 6 साल पूरे हो गए हैं, तभी से हमने लगातार देखा है कि फार्मर्स और फार्मिंग दोनों ही इस गवर्नमेंट के एक तरीके से मेन सेंटर में, फोकस एरिया में रहे हैं। और उसी का हम एक ये रिजल्ट देख रहे हैं कि जब आज हम 6 साल के बाद बात कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को 6 साल पूरे हो गए हैं, तो वैसे में हम एक जो ग्रोथ है वो देख रहे हैं। ना सिर्फ हम ग्रोथ इस लिहाज से देख रहे हैं कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हर साल वो बढ़ रहा है, बल्कि हमारे जो टाई अप्स हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। खासतौर से आपसे मैं जानना चाहूँगी सर, जो इंटरनेशनली जो हम टाई अप्स कर रहे हैं वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, क्योंकि आप बार बार जिक्र करें कि हमको बैंक उधर ही नहीं करना है, हमारा मिडिल क्लास बहुत बढ़ जाएगा और हम यहाँ पर वो एक तरीके से बैंक कर सकते हैं। लेकिन बावजूद उसके भी, क्योंकि आपको ग्रोथ अगर लगातार करना है और आपको एक ग्लोब पर भी अपने आप को पॉइंट दिखाना है कि यस वी आर आल्सो हेयर, तो उस फैक्टर के लिहाज से आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि जो एग्रीकल्चर के जो या फिर ट्रेड के जो इस तरीके से टाइप्स हैं हमारे दूसरे देशों के साथ में, जैसे इजराइल के साथ अभी एक टाइप हुआ, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कितना इन्हांस करते हैं एग्रीकल्चर? मीनाक्षी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा को सामने रखा है। एक पहले आपने टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात की, शर्मा जी ने इस पर कहा बेस्ट प्रैक्टिसेस को कैसे हम अडॉप्ट कर सकते हैं और किस प्रकार से इंटरनेशनल मार्केट में हम अपनी बना सकते हैं साख को, और हमारी जो फूड प्रोसेसिंग में जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी मार्केटेबिलिटी को और बढ़ा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जो है सिर्फ बड़े बड़े उद्योगों में ही ना रहे, ये प्रोड्यूसर्स तक पहुँचे, काश्तकारों तक पहुँचे, उनकी जो फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटी है वहाँ तक टेक्नोलॉजी को लेके जाना पड़ेगा। ट्रू। इटली में जूता बनता है और अगर अमेरिकन मार्केट में कुछ फैशन चेंज होता है
तो एक हफ्ते के अंदर इटली के घर में बना के जूते बनाने वाले तक पहुंच जाता है कि नहीं, डिमांड ये चेंज हुआ है। इसका मतलब ये है, अगर आप डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, कोऑपरेटिव बना रहे हैं, एफपीओज जो सरकार अभी एनकरेज कर रही है, उनको अगर लेके आ रहे हैं प्रोडक्शन सीन में, तो कोई आपको तरीका होना चाहिए कि ग्लोबल मार्केट की जो डिमांड है, जो चेंजेस है फैशन में, टेस्ट में, फूड हैबिट्स में, उसको हम कम्युनिकेट कर पाएं। ये बहुत जरूरी है। अगर आप अब ये नहीं कर पाएंगे, देखिए चाइना ने क्या किया, अभी मुझे लगता है चाइना के थोड़ा सा मार्केट पे तो निश्चित रूप से चाइनीज मार्केट पर असर पड़ेगा, और इंडिया के लिए और एशियन मुल्कों के लिए एक अपॉर्चुनिटी निश्चित रूप से बड़ी है कि हम इसमें आ सकते हैं। लेकिन सोचिए, चाइना और कोरिया में हमारे यहाँ लक्ष्मी, दिवाली के वक्त जो लक्ष्मी की मूर्तियां बनती है वो भी वहां से बनने आ गई। हम लोग कहने लगे कि भाई हमारी लक्ष्मी देवी कुछ चाइनीज नजर आ रही है। मैं समझता हूँ कि ये उनकी एक इनिशिएटिव थी कि ग्लोबल मार्केट को समझने की कोशिश करें, और उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो हम नीचे स्तर तक पहुंचा सकें। इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन सिस्टम, और ये जो कोऑपरेटिव को डेवलप करने की बात हो रही है, 10,000 कोऑपरेटिव्स, उनको अगर हम सशक्तिकरण कर सकें, उनको अब इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा सकें, उनको ये कम्युनिकेशन स्किल, डिजिटलाइजेशन के लिए मोदी जी का एक बड़ा अच्छा कंप्यूटराइजेशन ऑफ ये जो रूरल फार्मिंग कम्युनिटी है, कोऑपरेटिव है, उसके लिए काफी पैसा भी एक प्रोजेक्ट अंदर दिया गया है। हाँ, तो इन सारी चीजों को मुझे लगता है अगर कर पाएंगे तो निश्चित रूप से जो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस सिर्फ बड़े बड़े उद्योगों में ही नहीं रहे, ये फार्मर्स, मणिपुर, मेघालय के जो फार्मर्स हैं, केरला के डिस्टेंट विलेज के जो फार्मर्स हैं, उनको भी लिंक करना पड़ेगा हमारे यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच शर्मा जी, आपका भी, क्योंकि बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये सेक्टर। इतना इम्पॉर्टेंट है न सिर्फ इस लिहाज से कि हमारी बहुत बड़ी जो आबादी है वो इस पर डिपेंडेंट है, बल्कि हम ये कहेंगे कि पूरा का पूरा मुल्क, पूरी दुनिया वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंसी रखे हुए होती है, क्योंकि सबको खाने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए चाहिए होता है। एंड द डे विल कम जब फार्मर्स और ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे, और ज़्यादा उनको न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उनकी जो ख्वाहिशें होंगी, उनके जो दाम होंगे, उनका क्योंकि प्रोडक्ट है और वो अपने लिहाज से और भी शायद चीज़ों को अपने लिए कर पाएंगे, क्योंकि सरकार का इस तरह का विजन नज़र आ रहा है, और सरकार ये चाहती है कि 2022 तक हम अपने काश्तकारों को दोगुनी इनकम भी दें और साथ ही साथ एक अपलिफ्टमेंट जिसको कहा जाता है वो भी करके दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों ही का स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। हमारे इस खास प्रोग्राम पर आप अपनी राय हम तक जाहिर कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी हम आपको बता देते हैं, ddurduspecials@gmail.com। तो फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, आदाब।